क्या आप जानते हैं उड़ान झारखंड वस्तुनिष्ठ को हम कवर कर रहे हैं। इसमें प्रश्नों के 9000 प्रश्नों के महासागर के 30 दिनों का महासंग्राम चल रहा है। आज हमारा तीसरा दिन है और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है तीसरा दिन और इसके पहले 2 दिनों को हमने कवर किया है। आज हम देखेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। झारखंड में जनजातीय विद्रोह हम लोग देखेंगे और उसमें सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, अगर बात करते हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह की, तो सबसे पहला विद्रोह का नाम आता है ढाल विद्रोह का। ढाल विद्रोह का आपने सुना होगा जगन्नाथ ढाल, आपने सुना होगा नीमू ढाल, और इसके बारे में आपने इसके पहले भी बात हमने किया है। तो ढाल विद्रोह की बात करते हैं और ढाल विद्रोह में हम लोग देखते हैं आज एमसीक्यू, झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का शोषण और अंग्रेजी कानूनों का आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू कराया जाना, यानी कि ये दोनों कारण थे, ये दोनों राजनीतिक कारण थे जिससे कि जनजातीय विद्रोह झारखंड क्षेत्र में फैला था, पनपा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त का लागू किया जाना। जैसा कि आप जानते हैं अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो झारखंड क्षेत्र में भी किसानों पर लगाया गया था और अकाल बार बार अकाल आ रहे थे। ठीक है, तो इनमें से झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए आर्थिक कारण कौन से थे? तो दोनों कारण थे आर्थिक कारण, जो कि झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के आर्थिक कारण हुए। राजनीतिक कारणों पर तो हमने चर्चा कर लिया, जिसमें कि अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों पर का जो लगातार शोषण हो रहा था और अंग्रेजी कानूनों का आदिवासी क्षेत्रों में जो जबरन लागू कराया गया जाना, ये सब था राजनीतिक कारण। अगर आर्थिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया जाना और बार बार अकाल आना, ये सब कारण आर्थिक कारण थे जिससे कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह पनपा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। तो इसमें कौन सा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे? ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास। ईसाई धर्म के झारखंड में ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास जब किया गया तो जनजाति लोग जो है वो लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। दीकुओं के द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना। तो दीकू जिसको कि बाहर के लोग को कहा जाता था, आदिवासी यानी कि यहाँ के लोग, तो दीकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, ये भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण था जिससे जनजाति विद्रोह पनपा था। और जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप का प्रयास करना। तो ये सारे के सारे कारण थे, ये सारे के सारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे जिससे कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह पनपे थे। तो हमने सामाजिक कारण, हमने आर्थिक कारण, हमने राजनीतिक कारण को देखा। अब देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। और ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ढाल विद्रोह शुरू हुआ था 1767 में। और आपको याद होगा कि 1767 ही वो साल है जिसमें कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश होता है और इसी विद्रोह के द्वारा होता है। ठीक है, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ढाल विद्रोह की अवधि थी 1767 से 1777 ईस्वी। 1767 से 1777 ईस्वी ढाल विद्रोह की अवधि थी। अच्छा, ढाल विद्रोह का नेता कौन था? ढाल विद्रोह का नेता था जगन्नाथ ढाल। जैसा कि आप जानते होंगे जगन्नाथ ढाल, जिसके बाद कि जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया था ढाल क्षेत्र का, उसके बाद विद्रोह खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये जगन्नाथ ढाल जो थे वो ढाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह? तो सिंहभूम का क्षेत्र जो था वो ढाल विद्रोह से सर्वाधिक त्रस्त था। ठीक है, अब कहता है ढाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ढाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण। तो अंग्रेज जो है कब आया था यहाँ पर? ढाल विद्रोह के बाद आया था, तो ये कारण नहीं होगा मुख्य कारण। अंग्रेजों के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, यह भी मतलब ढाल विद्रोह का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ढाल विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को बुलाया गया था। ठीक है, तो यहां देखिए अंग्रेजों के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, यह कारण है, सबसे प्रमुख कारण है जो कि ढाल विद्रोह का कारण बना था। तो यहां से हो जाएगा सी नंबर। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व, यानी कि जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है।
ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके ढालभूम का राजा किसे घोषित किया था? नीमू ढाल को। किसे? नीमू ढाल को घोषित किया था। अंग्रेजों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया? तो अंग्रेजों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को फिर से 1777 ईस्वी में ढालभूम का राजा घोषित किया गया था। ढालभूम का अब पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों के देना स्वीकार किया था? कितने? जगन्नाथ ढाल ने तो ये किया था 4000 रुपये, जो कि आगे बढ़कर 4267 रुपया हो गया था। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 रुपया से बढ़ा करके 4267 रुपया कर दिया गया था। तो ये 1780 में हुआ था। 1780 में। अब देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था? तो आपको याद होगा लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। अब नेक्स्ट जो जनजाति विद्रोह है वो है आपका चुआर विद्रोह। कौन सा? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह बोलिए, चुहाड़ विद्रोह बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था? तो किस क्षेत्र के भूमिज को चुआर या चुहाड़ कहा जाता था? तो आप याद रखिएगा, ये जो आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र है, संथाल परगना या फिर हजारीबाग, जंगल महल या फिर पलामू। तो याद रखिएगा, जंगल महल के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता। चुआर चुआर लोगों का जो कि भूमिज जंगल महल के भूमिजों को चुआर चुआड़ कहा जाता था। तो चुआर लोगों का पेशा क्या था? जनरली वो लोग क्या पेशा कर मतलब क्या करते थे? तो वो पशु पक्षियों का शिकार करते थे, ठीक बात है। खेती तथा वन उत्पाद का व्यापार करते थे, ठीक बात है। और जमींदारों के यहाँ पाइक पाइक एक तरह का सैनिक होता था जो कि देखरेख का कार्य करता था, ठीक है। एक तरह से रखवाली का कार्य करता था। तो जमींदारों के यहाँ पाइका के रूप में, पाइक के रूप में ये चुआर लोग, जो भूमिज लोग यहाँ पर काम करते थे, यानी कि उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों के द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का बसाना। ये मतलब ये कारण बहुत मतलब बड़ा कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा चुआरों को नहीं बल्कि बाहरी लोगों को यहां पर बसाया जाने लगा और नौकरी भी उन्हीं लोगों को दिया जाने लगा। तो जिस कारण से कि चुआर विद्रोह पनपा था, जंगल महल के भूमिजों के द्वारा चुआर विद्रोह किया गया था और अंग्रेज लोग यहाँ के भूमिजों को चुआर या फिर चुहाड़ कहते थे, तो इसीलिए इसे चुआर विद्रोह कह दिया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो निम्नलिखित पर यहां पर कह रहा है कि विचार करने के लिए पहला दिया गया है सिंहभूम, दूसरा दिया गया है मानभूम, बाणभूम और पंचेत। तो ये बताइए कि इनमें से किन क्षेत्रों में चुआर विद्रोह का विस्तार था? तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इनमें से सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचेत, इन चारों क्षेत्रों में चुआर विद्रोह का विस्तार देखने को मिलता था। तो किसमें? सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचेत, इन चारों क्षेत्रों में चुआर विद्रोह का क्या मिलता था? व्यापक विस्तार था। आगे देखिए, किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था? तो ये आपका क्या है? घटवालों, पाइका तथा जमींदारों, यानी कि तीनों यहां पर जो तीनों समुदायों के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो जैसा कि आप अभी हमने देखा कि भूमिजों ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब देखिए, मानभूम, बाणभूम तथा पंचायत राज्य में चुआरों के द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह शुरू हुआ था? तो चुआरों के द्वारा 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में चुआर विद्रोह शुरू हुआ था मानभूम, बाणभूम तथा पंचायत राज्यों में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विचार क्या बोल रहा है कि श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, तो ये लोग जो हैं, इन सब में से किनका संबंध चुआर विद्रोह से है? तो आपने अगर देखा होगा तो इन सब का संबंध, यानी कि श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, इन सब का संबंध चुआर विद्रोह से है, ठीक है। मानभूम तथा बाणभूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो मानभूम तथा बाणभूम में, याद रखिएगा, मानभूम और बाणभूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, यही था नारा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्रॉफर्ड, ठीक है, इसको भेजा गया था चुआर विद्रोह के दमन के लिए। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्रॉफर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो किस वर्ष
जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपका 1800 ईस्वी में। फिर से किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया था? तो ये 1800 ईस्वी में किया गया था। जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? तो जमींदार घटवार पुलिस व्यवस्था ये थी कि इसके अंदर इसके तहत क्या होगा, तो स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। ये जो जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था थी, इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस में भर्ती करा जाता था, क्योंकि जब बाहर के लोगों को ला करके पुलिस में भर्ती दिया जाने लगा, नौकरी दिया जाने लगा, इसी के कारण क्या हुआ था कि विद्रोह पनपा था। और फिर से ये जब देखा अंग्रेजों ने कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो फिर से ये जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को लाया गया था और इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों में नियुक्त किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं, चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो पंचेत राज्य की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी। चुआर विद्रोह का यह परिणाम हुआ कि पंचेत राज्य की भूमि चुआरों को लौटा दी गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब चुआर विद्रोह के बाद जो अगला विद्रोह है वो है चेरो विद्रोह। चुआर विद्रोह के बाद सबसे पहले ढाल विद्रोह, फिर उसके बाद हमने देखा चुआर विद्रोह, फिर हम देखते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ? देखिए, चेरो विद्रोह दो चरण में संचालित हुआ था। तो चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण है वो 1770-71 में संचालित हुआ था। ठीक है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण जो कि आपने देखा होगा चित्रजीत राय वगैरह का, तो ये हुआ था आपका 1770-71 में। ठीक, आगे देखते हैं चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन थे? तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के प्रमुख नेता थे चित्रजीत राय, जो कि जयनाथ सिंह के साथ ये मिलकर के इस विद्रोह को किया था। ठीक है, चित्रजीत राय। चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? तो ये आपका है जयनाथ सिंह। ये आपका कौन है? जयनाथ सिंह। इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। ठीक है, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के दमन जो है वो जैकब कैमक ने किया था। जैकब कैमक ने किया था। अब आगे, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो पलामू के किले पर। किस किले पर? पलामू के किले पर अधिकार कर लिया था। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया था? तो गोपाल राय को। ठीक है, गोपाल राय को। चेरो विद्रोह जब प्रथम बार जीत लिया गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने गोपाल राय को क्या किया था? पलामू का राजा घोषित कर दिया था। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था 1800 से लेकर 1819 ईस्वी में। 1800 से 1819 ईस्वी में। ठीक है, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व भूकन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व भूकन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था? चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था? तो अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरों में असंतोष था और यही कारण था चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का, जिसका कि नेतृत्व किसने किया था? भूकन सिंह ने किया था। किसने किया था? भूकन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। चेरो विद्रोह के नेता भूकन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो चेरो विद्रोह के नेता भूकन सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। चेरो विद्रोह के नेता भूकन सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भूकन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा, कर्नल जोन्स के द्वारा भूकन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल जोन्स के द्वारा। चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? तो चेरो विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो चेरो विद्रोह से जो प्रमुख रूप से प्रभावित था वो आपका पलामू का क्षेत्र था। पलामू वाला क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था। अंग्रेजों ने 1813 में किस चेरो राजा के द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? तो ये आपका कौन सा था? चूड़ामन राय। किसका? चूड़ामन राय। चूड़ामन राय जो कि एक चेरो राजा था और उसने बकाया चुकाने में जो उसकी असमर्थता थी उसके कारण अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में उसके राज्य को नीलाम कर दिया था। अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में कि इनमें से किस राजा को बेच दिया था? तो किस राजा को बेचा था? तो ये आपका बेचा था घनश्याम सिंह, आप जो बोल लीजिए, इसे 1815 ईस्वी में चेरो क्षेत्र को बेच दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ
1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। तो याद रखिएगा 1817 ईस्वी में रामबख्श सिंह तथा शिव प्रसाद सिंह दोनों के नेतृत्व में जब चेरो राज्य की नीलामी कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके खिलाफ क्या हुआ, यहां पर विद्रोह हुआ था 1817 में रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में, रामबख्श सिंह शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में। अब हम देखते हैं कि ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया, तो यह किया गया था रफसेज को। किसे? ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने के लिए रफसेज को, अंग्रेज अधिकारी रफसेज को नियुक्त किया गया था। अब देखिए अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था, तो अंग्रेजों ने किस वर्ष ऐसा किया था, पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था, तो यह 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था। अंग्रेजों के द्वारा पलामू की नीलामी के बाद, अंग्रेजों के द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी, तो यह आपका फिर से घनश्याम सिंह को सौंप दिया गया। अब देखते हैं कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया। ठीक है, किस वर्ष विद्रोह कर दिया था, तो ये 1819 ईस्वी में कर दिया था विद्रोह। 1819 ईस्वी में भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने 1819 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। अब अगला जो विद्रोह है वो हम लोग देखेंगे भोक्ता विद्रोह। अब हम लोग देंगे भोक्ता विद्रोह। कहा जा रहा है कि इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है, यानी कि कौन सा ये विद्रोह जो कि चेरो विद्रोह का पूरक था। यानी कि इधर चेरो विद्रोह चल रहा है और साथ साथ चेरो विद्रोह के समय ही चेरो विद्रोह से इंस्पायर होकर ही कौन सा ऐसा विद्रोह था जो कि पनपा था, तो ये आपका था भोक्ता विद्रोह। कौन? भोक्ता विद्रोह था, तो ये हो जाएगा आपका क्या? भोक्ता विद्रोह। इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ, तो कौन सा विद्रोह है चेरो विद्रोह के समानांतर, तो ये आपका है भोक्ता विद्रोह। चेरो विद्रोह के समानांतर आपका भोक्ता विद्रोह है। आगे देखिए कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, भोक्ता विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो भोक्ता विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था जयनाथ सिंह भोक्ता ने। किसने? भोक्ता विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था जयनाथ सिंह भोक्ता ने। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था, तो भोक्ता विद्रोह के नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता जो थे वो चित्रजीत राय के दीवान थे। चित्रजीत राय, देखिए चित्रजीत राय एक तरफ चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व करता चित्रजीत राय, जो कि अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर के चेरो विद्रोह को किया था। और इधर उसी के साथ साथ उसी के पैरेलल समानांतर तरीके से चेरो भोक्ता विद्रोह शुरू हुआ था और भोक्ता विद्रोह को शुरू किया था जयनाथ सिंह भोक्ता, जो कि चित्रजीत राय का दीवान ही था। भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? भोक्ता विद्रोह घटित हुआ था पलामू वाले क्षेत्र में। किसमें? पलामू वाले क्षेत्र में भोक्ता विद्रोह घटित हुआ था। अच्छा, भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के संबंधी आदेश जब दे दिया गया था, तो उसके बाद भोक्ता विद्रोह शुरू हुआ था। ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। भोक्ता विद्रोह का परिणाम यह हुआ था कि जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया था। क्या हुआ था? जयनाथ सिंह पराजित होकर के भाग गया था। भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह कहां भाग गया था, तो भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद याद रखिएगा जयनाथ सिंह सरगुजा भाग गया था। कहां पर? भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह सरगुजा भाग गया था। भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय होने के बाद किसे राजा बनाया गया था, तो जब भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता हार गया तो राजा बनाया गया था किसे? गोपाल राय को। किसे बनाया गया था? गोपाल राय को। अब भोक्ता विद्रोह के बाद जो विद्रोह है वो है घटवाल विद्रोह। कौन सा? घटवाल विद्रोह। और घटवाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, तो घटवाल विद्रोह आपका रामगढ़ वाले इलाके में किया गया था। रामगढ़ वाले इलाके में घटवाल विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं कि घटवाल विद्रोह कब किया गया, तो घटवाल विद्रोह 1772-73 के समय घटवाल विद्रोह रामगढ़ में हुआ था। कहां पर? रामगढ़ में हुआ था। घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि देखिए अंग्रेजों के द्वारा घटवालों का जो राजा था मुकुंद सिंह, उसके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया गया था, उसका अपमान किया गया था। इसी कारण से घटवालों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था 1772-73 के आसपास। ठीक है। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था, तो घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा था मुकुंद सिंह। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह था। और घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था 25 अक्टूबर 1772 को। कब? 25 अक्टूबर 1772 को घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था। आगे देखते हैं कि घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था, तो किस अंग्रेज अधिकारी ने, तो कैप्टन कैमक ने। घटवाल विद्रोह से पहले
कैप्टन कैमक ने रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था। तो इनमें से कौन था जो कि रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये याद रखिएगा कि जो तेज सिंह है, ठीक है, तेज सिंह घटवाल विद्रोह का, घटवालों का राजा कौन था रामगढ़ में? तो ये था आपका मुकुंद सिंह। और मुकुंद सिंह के खिलाफ रामगढ़ में घटवाल विद्रोह से पहले रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर तेज सिंह, दोनों एक तरफ से अंग्रेज और दूसरे तरफ से तेज सिंह ने धावा बोल दिया था, आक्रमण बोल दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो घटवाल विद्रोह का यह परिणाम हुआ कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि पहले तो घटवालों ने किसका साथ दिया? मुकुंद सिंह का। लेकिन देखा कि जब मुकुंद सिंह कमजोर पड़ने लगा तो वो लोग इसका साथ छोड़ दिया, और मुकुंद सिंह कमजोर पड़ने पर यह विद्रोह खुद ब खुद क्या हुआ? शांत हो गया, और बिना किसी विस्फोटक स्थिति के घटवाल विद्रोह समाप्त हो गया था। ठीक है, घटवाल विद्रोह समाप्त हो गया, तो इसका यही परिणाम है। आगे देखते हैं घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किसने दिया था? तो घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ जो दिया था इनमें से किसने दिया था? छह तथा चंपा राज्य के राजा ने भी घटवाल विद्रोह में किसका? राजा मुकुंद सिंह का साथ दिया। तो याद रखिएगा, छह और चंपा दोनों राज्य के राजाओं ने राजा मुकुंद सिंह का साथ दिया था घटवाल विद्रोह में। ठीक है, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बना दिया? तो ये ठाकुर तेज सिंह को बना दिया था। किसे? ठाकुर तेज सिंह को बना दिया था। घटवाल विद्रोह में जब राजा मुकुंद सिंह की हार हो जाती है तो अंग्रेजों ने रामगढ़ का शासक बना दिया। किसे? ठाकुर तेज सिंह। और याद रखिएगा, मुकुंद सिंह और तेज सिंह आपस में रिश्तेदार थे, और ये इसका रिलेशन क्या था आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। मुकुंद सिंह और तेज सिंह का आपस में रिलेशन क्या था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? तो ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा बना था पारसनाथ सिंह। याद रखिएगा, ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा बना था पारसनाथ सिंह। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया? तो किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा, ये एकरमैन तथा डैनियल के संयुक्त प्रयास से रामगढ़ के राजा को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रामगढ़ का राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? तो रामगढ़ का राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया था। कहां? चटगांव भेज दिया था। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया था। घटवाल विद्रोह शांत करने के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने के लिए किसे रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो ये कैप्टन क्रॉफर्ड। याद रखिएगा, घटवाल विद्रोह जब समाप्त हो गया उसके बाद क्या होता है कि रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने के लिए रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैप्टन क्रॉफर्ड को सौंपी गई थी। अच्छा, आगे क्या है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए? तो ये आपका कहा था जी डलास ने। क्या किसने कहा था? जी डलास ने। अब है पहाड़िया विद्रोह। कौन सा? पहाड़िया विद्रोह है। और पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था? पहाड़िया विद्रोह जो घटित हुआ था ये आपका 1772 से 1782 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1772 से 1782 ईस्वी तक पहाड़िया विद्रोह घटित हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था। पहाड़िया विद्रोह जो है ये आपके 4 चरणों में, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। याद कीजिए, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। अब देखिए, आगे देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह के बारे में कौन सा कथन झूठा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। अभी हमने ऊपर में देखा कि हाँ, पहाड़िया विद्रोह जो है वो 4 चरणों में घटित हुआ। वहीं पर पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 साल तक संचालित रहा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहाड़िया विद्रोह जो है वो 1772 से लेकर 1782 तक की अवधि को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी कथन यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ। तो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण चूंकि 1772 से स्टार्ट होता है तो 1772 हो जाएगा। अब देखते हैं कि प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण था कि मनसबदारों के द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दी जाती है, और यही कारण था पहाड़िया विद्रोह का पहले चरण का। ठीक है, अब देखिए, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व जो किया था ये आपका
रमना आहड़ी ने किया था। किसने? रमना आहड़ी ने पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का विद्रोह किया था। पहाड़िया विद्रोह के द्वितीय चरण कब आरंभ हुआ? तो पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण 1778 में आरंभ हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण 1778 ईस्वी में आरंभ हुआ था। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण के नेता कौन थे? पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण के नेता थे जगन्नाथ देव। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण के नेता कौन थे? जगन्नाथ देव। और पहले चरण के कौन थे? रमना आहड़ी। याद रहेगा ना, रमना आहड़ी। ठीक है, दूसरे चरण के जगन्नाथ देव। अब आगे देख लेते हैं कि जो किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा करी गई थी। तो ये करा गया था क्लीवलैंड के द्वारा। याद रखिएगा, क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए नकदी भत्ता देने की घोषणा करी गई थी क्लीवलैंड के द्वारा। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण 1779 में। पहला चरण 1772, दूसरा चरण 1778, तीसरा चरण 1779। पहला चरण का जो नेतृत्व करता थे रमना आहड़ी, दूसरे चरण के जो नेतृत्व करता थे जगन्नाथ देव, और तीसरे चरण की आगे बात करते हैं। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? तो पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल था 1781 से लेकर के 1782। 1781 से लेकर 1782। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण जो है रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में संचालित हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में संचालित हुआ था। अब आगे देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का जो मूल कारण वो था कि अंग्रेजों के द्वारा दामिन ए कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर देना। तो ये जब करा गया अंग्रेजों के द्वारा, तो यही कारण था, मुख्य कारण, कि पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण था। और ये कब से कब तक हुआ? 1781-82 की बात है। रानी माहेश्वरी कहाँ की रानी थी? रानी माहेश्वरी जो थी वो कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की। कहाँ की? महेशपुर की रानी थी। अब आगे देख लेते हैं कि किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह का निर्माण किया था। तो किस विद्रोह को दबाने के लिए? पहाड़िया विद्रोह को ही दबाने के लिए दामिन ए कोह का निर्माण करा गया। किस वर्ष दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी? किस वर्ष दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी? तो यह 1824 में की गई थी। किस वर्ष? 1824 ईस्वी में। दामिन ए कोह क्षेत्र में 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? तो ये किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? संथाल लोगों को। याद रखिएगा, संथाल जनजाति के लोगों के लिए। अब हम लोग इसके बाद जो है अगले जो भी जनजातीय विद्रोह है कुछ कारण से आगे करेंगे। आगे अगला क्लास में थोड़ा ज़्यादा हम लोग कर लेंगे वीडियो को। ठीक है, तो कुछ काम आ गया है, इस कारण से अभी हम लोग वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ऐसे अगले क्लास में इसको पूरा कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जो कहा गया है कि इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा तो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अभी कुछ काम है, इस कारण से इसे कंप्लीट करते हैं, इसे यहीं पर छोड़ते हैं और आगे जो है इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इतना आप लोग देखिएगा। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं खोरठा का फाइनल टच रिवीजन, अगर आप खोरठा लिए हैं पेपर 2 के अंदर तो इससे जुड़ना ना भूले। और अगर आपने नहीं भी लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमें सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर करें। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं और अगर किसी को चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि फाइनल टच किस प्रकार से रिवाइज किया जाए, खोरठा को इतने बड़े सिलेबस को कैसे रिवाइज किया जाए, एक प्रॉपर तरीके से एक सही डायरेक्शन में इसको रिवाइज किया जाए, कम 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 पढ़ते हुए और हंसते खेलते हुए खोरठा में 90 से 95 प्लस लेकर के आ जाए, तो आपको इस बैच से जरूर जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप पेपर 2 में औरों से लीड लेकर आएंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम चमकाने का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए देर नहीं कीजिएगा, आज ही इसका लास्ट डेट है जिसमें कि हम लोग आज तक इसका जो गुरु दक्षिणा के तौर पर जो राशि, बहुत कम राशि ली जा रही है, 299 रुपया, आज तक आप इसे कंप्लीट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका भी पेपर 2 में लैंग्वेज खोरटा है तो आप भी इससे जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।